हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एक्सीलेंस मैथ्स एकेडमी। आज से अपने चैनल पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसकी एक सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई द्वारा शेयर किए गए चारों मॉड्यूल्स को और विद प्रॉपर सॉल्यूशन। यदि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि जिसके हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, वो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज जीरो। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन ऑप्शन दिए हैं। इन तीनों ऑप्शन में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट जो होगा वो जीरो होगा। और बच्चे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट हमें क्या चाहिए? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। कोई पूछे कि क्यों है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो हमने पढ़ रखा है द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेते आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कब फॉलो होगी? जब x इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये वाली जो कंडीशन है, यानी x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये कब फॉलो हो सकती है? जब हमारा ये वाला x की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई माइनस 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, या फिर ये जो हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 का पुट करते हैं, 0 इंटू एक्स, वो भी कितना हो जाएगा? 0। तो इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास एक रूट आ गया कितना? 0, और दूसरा कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 2। तो हमारे पास दो रूट निकल जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 0 एंड 2। तो जो हमारी कंडीशंस थी क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसका एक 0 0 होगा, तो सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली हमारा सही हो सकता है। यहाँ सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लास्ट वन इज थर्ड वन। और यहाँ पर हमें तीनों ऑप्शन सॉल्व इसलिए करके देखने हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शंस भी एक साथ दिए हुए हैं, ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में। तो हमें देखना पड़ेगा इसको सॉल्व करके भी। तो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो थर्ड ऑप्शन के भी हमारे पास दो जीरोस तो आए हैं, 3 एंड माइनस 3, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट हमारे लिए क्या चाहिए था? एक 0 0 होना चाहिए था। तो ओनली सेकंड ऑप्शन ने हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ये सेकंड ऑप्शन 2 ओनली। सिर्फ सेकंड पॉलिनोमियल ऐसा है जो कि क्वाड्रेटिक है और उसका एक 0 0 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बच्चे हैं, अमन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाउंड इट्स रूट टू बी रियल। ठीक है, तो अमन कोई स्टूडेंट है, उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है कि उसके जीरोस क्या है? रियल है। अब नीचे लिखा है विच ऑफ दीज कुड रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन अमन सॉल्व। तो अमन ने जो भी इक्वेशन सॉल्व की है, तो उनमें से उसका ग्राफ कौन कौन से हो सकते हैं? अमन ने क्या कहा कि उसके रूट्स क्या होते हैं? 0। उसके रूट्स क्या है? रियल है। तो बच्चे हमें एक बात याद रखनी है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन if real roots exist, then the graph of quadratic equation must intersect or touches the x-axis। मतलब सिंपल सा कहना मतलब क्या है बच्चे? इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को या तो टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। ये कंपलसरी है। तो यही चीज हमें इस ग्राफ में देखनी होगी। अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर दोनों पॉइंटों पर क्या किया है? पैराबोला ने एक्सिस को कट किया। दैट्स मीन कि अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट, अगर इसके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी पैराबोला के रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। तो ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो सकता है। सेम वे में ऑप्शन सेकंड में भी यहाँ इन दो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट किया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में इसने एक्स एक्सिस को नहीं टच किया, नहीं कट किया, तो ये वाला अमन का यहाँ पर टच करके गया है 0 पे, तो ये भी हो सकता है। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वन हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्या लिखा है। 3 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ दे कुड वेरीफाई देयर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x माइनस 2 x माइनस 5। ठीक है,
ये 3 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दी गई है और उनके जो रिस्पॉन्स है वो नीचे बोले दिए गए हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट 1 है वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 0, इन सेकंड ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 5। ओके, ऐसा ये इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि 2 - 2 एंड 5 - 5 इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 - 2 और 5 2 - 2 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, 0 × 0 ये हो जाएगा। बट यहाँ पे एक बात समझने वाली है, उसने पूछा है फॉर फाइंड द सॉल्यूशन फॉर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होंगी दोनों ही केसेस में सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने 2 पुट कर दिया, एक बार आपने 5 पुट कर दिया, नहीं। या तो आप 5 पुट करें दोनों x की वैल्यू, या क्या पुट करें 2 पुट करें, या 3 पुट करें, वही हमारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ऑप्शन 1 तो गलत हो गया क्योंकि उसने बोल दिया एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू 5। x की 2 डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पुट नहीं की जा सकती, ये सॉल्यूशन के लिए बोल रहा है। सेकंड केस में आ जाइए, इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट बी इक्वल टू 2 बट इन सेकंड ब्रैकेट x कैन हैव एनी रियल वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है कि जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2 डिफरेंट वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, दोनों की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू आप 2 पुट करिए, जैसे आप 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चे, 2 - 2 2 - 3 0 × -3, रिजल्ट कितना बच्चे 0। ठीक है, इस तरह से ये x की वैल्यू आप 5 पुट करिए, x की वैल्यू 3 पुट करिए, x की वैल्यू 4 पुट करिए। इस तरह से हमें सॉल्यूशन निकालना है। लास्ट स्टूडेंट कह रहा है बोथ द ब्रैकेट शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, कि x की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सो x इज आइदर 2 और आइदर 5 इन बोथ द ब्रैकेट। ओके ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो इक्वेशन है x - 2 × x - 5, यहाँ पर या तो दोनों की वैल्यू x हो जाए और 2 हो जाए, या दोनों की वैल्यू 5 हो जाए, तब इसका सॉल्यूशन इक्वल टू 0 आएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देखा है कि अगर 2 और 2 पुट करते हैं तो यहाँ 2 - 2 0 आ जाएगा, और 2 - 5 - 3 0 × -3 0। यहाँ इन्होंने x की वैल्यू 5 रखी है, 5 - 2 3 आ जाएगा, 5 - 5 0 0 × 3 0। तो बेटा हमारे पास जो आंसर होगा वो थर्ड ओनली होगा, तो मतलब ऑप्शन सेकंड हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द सब्स्टिट्यूशन 3m इज इक्वल टू x टू सॉल्व फॉर द m, शो योर स्टेप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज है, उन्होंने एक हिंट दे दिया। अगर ये हिंट नहीं दिया होता तो मे भी ये टिपिकल होता क्वेश्चन, बट इन्होंने दे दिया है तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। लेट 3 की पावर m इज इक्वल टू x। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 3 m की पावर 2 प्लस 11 की m - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3। इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 11, और इसके प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चे, x - 4। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 3x² प्लस 11x - 4। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करना है। उसके लिए हम बड़ा सिंपल सा मेथड यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 12, और 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 12, 1, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म। तो हम लिखेंगे इसको 3x² प्लस 12x माइनस x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 4, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म सेम हो गए तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, वो हो जाएगा x + 4, और यहाँ आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अगर इसके जीरोस निकालने हैं, एक बार x + 4 इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, और एक बार 3x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। सो x इक्वल टू -4 हमारे पास पहला 0 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। बट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इंटू x² + 1 + 3, और लिखा हुआ है राइट द जीरोस ऑफ द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x, y, शो योर स्टेप्स। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हम बोलते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब माइनस 8x x² + 1 - 3। अब इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि हो जाएगा तुम्हारे पास 2x³ + 1³ 2x × 1 देन 2x + 1 माइनस 8x x² + 1 - 3 एज इट इज कॉपी कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 8x³ + 1, ये हो जाएगा 6x 2x + 1। यहाँ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x की पावर 3 - 8x - 3
बेटा इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा 1, ये आपके पास हो जाएगा 6x मल्टीप्लाई बाय 2x, 12x स्क्वायर, 6x मल्टीप्लाई बाय 1 6x, यहाँ आ जाएगा -8x -3। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2x, फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2। तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 12x स्क्वायर -2x माइनस, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मिड टर्म स्प्लिट यूज करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 24। 24 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 24 मिले, बट प्लस या माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करने में मिड टर्म मिल जाए, तो वो 6 4 जा 26, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 6 4 जा 24, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो बेटा हम बोल सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2। यहाँ से आप क्या करें, 6x कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले ले तो 2x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2, और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, अब ये आया हमारे पास y इज इक्वल टू, हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन मीन जीरोस निकालने हैं, तो उसके इक्वल टू क्या पुट करना होता था बेटा, 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया है, तो इसमें ये जो कंडीशन है तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या दोनों ही 0 हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x इज इक्वल टू -2, यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू -2 अपॉन 6, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे -1/3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा हमारे पास x के जो सॉल्यूशन आ गए वो 2 आ गए, -1/3 और 1/2। अब उन्होंने बोला है कि इसको किस फॉर्म में दिखाइए, x, y की, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ x, y। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो हमने क्या किया था कि -1/3 आंसर कब आया, y की वैल्यू क्या रखा था बेटा, 0, पहला हो जाएगा -1/3, 0, एंड सेकंड सॉल्यूशन आया था 1/2, तो वो हो जाएगा 1/2, 0। चलिए आगे बढ़ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शोन बिलो is the graph of a quadratic equation yx px square plus qx plus r, और नीचे ये ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px square plus qx plus r is equal to 0 and give your reason। बेटा अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे एक लाइन लिखी थी मैंने, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट इंटरसेक्ट और टचेस द एक्स एक्सिस। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा, पीछे मैंने सेम लाइन लिखी थी, कॉपी की थी, जिसका मतलब क्या है, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके रियल रूट्स हैं, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को या तो टच करेगा कुछ इस तरह से किसी भी पॉइंट के ऊपर, या उसको इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस तरह पर, तभी उसके रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब जो हमारा गिवन ग्राफ है वहां पर वो एक्स एक्सिस के पास तक पहुंचा ही नहीं, कहीं यहीं से पूरा रिवर्स हो गया है। तो जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट आर पॉसिबल। ठीक है, उन्होंने रीजन पूछा था, तो रीजन हमारी ये लाइन हो जाएगी जो मैंने ऊपर लिख दी है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ बॉल थ्रोन बाय अंकुश। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ दे रखा है ना, ये क्या कर रहा है कि कोई बच्चा है अंकुश, उसने एक बॉल थ्रो किया, उसके पाथ को रिप्रेजेंट करा। जैसे मैं डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा किया हुआ है, स्टूडेंट खड़ा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं अंकुश। उसने एक बॉल फेंकी है और यहाँ से बॉल ने ये पाथ फॉलो किया है, और ये जो ग्राफ दिखा रखा है ये पाथ ऑफ बॉल है। अब क्या बोल रहा है आगे, द मैक्सिमम हाइट h, तो ये जो हाइट मैक्सिमम हाइट h है, ठीक है, द बॉल रिचेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहां से बॉल फेंकी गई, मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रिप्रेजेंट की जा रही है इक्वेशन। हमारे पास वो इक्वेशन क्या है, एच टी इज इक्वल टू -t स्क्वायर प्लस 19/4 इंटू टी प्लस 5/4। ये हमारे पास इक्वेशन है, और क्वेश्चन में बोला क्या है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। बट जब ग्राउंड पर हाइट जब पहुंच गई है, ठीक है, तो ये जो h की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो एच टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0,
माइनस टी स्क्वायर प्लस 19/4 इंटू टी प्लस 5/4। यानी कि जब h इज इक्वल टू 0 होगा तब इसने अपना मैक्सिमम पाथ ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है। और हमें ये t की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे ही हम h इक्वल टू 0 पुट करते हैं, अब यहां से हम मिनट ऑफ स्प्लिट से क्या कर सकते हैं, t की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट ये फ्रैक्शन फॉर्म में थोड़ा टिपिकल लगता है सॉल्व करना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। फॉर रिड्यूसिंग वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय -4। तो लिख दीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -4। बेटा -4 मल्टीप्लाई 0, -4 इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस 19/4 प्लस 5/4। आगे क्या आ जाएगा बच्चे, -4 माइनस टी का स्क्वायर -4 19t/4 -4 5/4। बेटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यानी 4t स्क्वायर। -4 इंटू 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं, रिजल्ट क्या आता है बच्चे, 0 ही आता है। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -19t आ जाएगा। यहाँ इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -5 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है ax² प्लस bx माइनस c की फॉर्म में, जिसके इक्वल टू 0 है, तो हम इसका जीरोस निकाल सकते हैं। तो चलिए, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 4 है और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 5 है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 20। तो 20 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने के बाद क्या मिनट टर्म में -19 मिल जाए, तो वो हमारे पास है 20,1। तो हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करें, 4t कॉमन ले लें, तो यहाँ पर t माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पर सेम है तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया आपके पास t माइनस 5 और यहाँ आ गया 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब t की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ t इज इक्वल टू 5 और सेकेंड में 2 इज इक्वल टू -4। अब टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, t इज इक्वल टू 5। क्या होगा आंसर, t इज इक्वल टू 5। तो आफ्टर 5 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर दिया है टाइम किसके अंदर, सेकंड में, तो हम बोल सकते हैं आफ्टर 5 सेकेंड्स द बॉल विल रीच द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, हमें चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है x माइनस 4 की पावर 3 प्लस 20 और x की पावर 3 प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 माइनस 3x इंटू 4 x माइनस 4। बाकी सारे के सारे टर्म एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो ये बन जाएगा x की पावर 3, 4 का 4 4 द 16, 16 4 द 64, 12x x माइनस 4 प्लस 20 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 20। x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 64 का एज इट इज कॉपी करिए, माइनस 12x मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x मल्टीप्लाई -4 48x आ जाएगा, प्लस 20 को एज इट इज कॉपी करिए और यहाँ भी 20 ऐसे ही लिख दीजिए। यहाँ 2x है, 20x नहीं है, 2x। सबको एक तरफ ले आइएगा, तो माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x और दोनों को सॉल्व करेंगे तो -44 प्लस से इधर आगे किसका हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू 0। तो 12x स्क्वायर प्लस 46x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। बच्चे पहला वाला ऑप्शन तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड वन की बात करते हैं। सेकंड वन जो है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि है 2/x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। पहली चीज तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर -3 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यदि किसी भी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक होना है तो पहले उसे पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि दोज एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट्स पावर, बट यहाँ पर जो x की पावर है वो -3 है, तो बेटा पॉलिनोमियल ही नहीं है।
जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि कोई बच्चा है अर्पित, उसको कुछ एक स्टेटमेंट दी है और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, और जो उसको स्टेटमेंट बोली है वो स्टेटमेंट है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 225 एंड द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 16 टाइम ऑफ द स्मॉलर वन। ठीक है, तो बेटा स्टेटमेंट मेरे पास आ गई है। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर, ठीक है, कितना है 225। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू पॉजिटिव नंबर इज 225। तो हम क्या करते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर इज x एंड लार्जर नंबर इज y। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोली हुई है द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 16 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। तो यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला लार्जर नंबर वाई था, यानी कि उसका स्क्वायर इज इक्वल टू है 16 टाइम ऑफ स्मॉलर वन, और वो हमारे पास था क्या x। इसे इक्वेशन 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी 10 एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 225। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 225 विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही हमसे पूछा था, तो ये हमारे क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ये बीच में प्लस का साइन है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 होल में मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई माइनस 3 प्लस 2y अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो बेटा इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। या सिंपल भाषा में बोलिए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए y माइनस 1 को एज इट इज कॉपी करिए, y माइनस 3 को एज इट इज कॉपी करिए, और यहाँ जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है उसमें हम उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ y माइनस 3 और y माइनस 1 का जो एलसीएम होगा वो y माइनस 3 मल्टीप्लाई y माइनस 1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर तो हमारा ही बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि y माइनस 3 से y माइनस 3 को डिवाइड करेंगे, और यहाँ बचेगा y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल होगा, और यहाँ आ जाएगा 2y इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हमारे पास चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर और ये दोनों मल्टीप्लाई में भी है, ये डिनोमिनेटर में मैं ये न्यूमिनेटर में, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद बचा है y माइनस 1 प्लस 2y वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं तो y माइनस 1 प्लस 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर और 2y माइनस 3 2y मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 6y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2y स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लीजिए, y माइनस 6y बन जाएगा आपके पास माइनस 5y देन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इधर आगे किसका हो जाएगा बच्चे, माइनस का, तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6 के फैक्टर 6,1 जो कि हमें क्या दे देंगे, मिडिल टर्म दे देंगे। तो हम लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए फिर, देन y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ और ये दोनों कॉमन ले लीजिए, y माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y की दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज -7 वेयर k इज द कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, हमारे पास एक इक्वेशन दी है z स्क्वायर माइनस के जेड माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड इसका जो एक सॉल्यूशन है वेयर
वन सॉल्यूशन इज -7। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन दिया जिसका एक सॉल्यूशन कितना है -7 और हमारा के यहाँ पर कांस्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, मान लीजिए कि लेट एफ एक्स जो हमारा है, सॉरी एफ जेड जो हमारा है वो है जेड स्क्वायर माइनस के जेड एंड z इज इक्वल टू -7 हमारा इसका सॉल्यूशन है। अगर z इज इक्वल टू -7 हमारा इसका सॉल्यूशन है तो f -7 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि जहां जहां पर z है वहां पर अगर -7 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो फॉर द वैल्यू ऑफ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर z के प्लेस पे -7 पुट करेंगे तो -7 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू -7 -28 और इसका पूरा सॉल्यूशन किसका करवाना चाहिए, 0 के। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 49 माइनस माइनस प्लस तो 7 के -24 इज इक्वल -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। सो 7 के इज इक्वल टू -21। तो k इज इक्वल टू बच्चे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो बच्चे फर्स्ट का जब हमने पार्ट सॉल्व किया तो k की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो आई थी -3। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, इक्वेशन में जो कि हमारे पास है जेड स्क्वायर माइनस के जेड -28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जैसे आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -3 k के प्लेस से पुट कर दीजिए, z -28 इज इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3z बन जाएगा और ये आ जाएगा -28 इज इक्वल टू 0। अब इसके अदर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो उसके लिए सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर जो कि 1 है एंड कांस्टेंट कितना है 28, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28 और 28 के फैक्टर की मिडिल टर्म यानी कि 3 मिल जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 7n। तो अब इक्वेशन बन जाएगी ये, यहाँ से z कॉमन ले लीजिए, z प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर z प्लस 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा तो z प्लस 7 और z -4 इज इक्वल टू 0। तो z के दो सॉल्यूशन आ गए, एक हो गया -7 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन था और दूसरा कितना हो गया +4। तो अब हमने क्या कर दिया, इसके दोनों सॉल्यूशन निकाल दिए। बेटा अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 12? लिखा हुआ है व्हेन अ मार्बल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट d diameter with an initial velocity v meter per second, the height of the marble at time t is represented by the st is equal to vt minus 2t square plus t। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एक मार्बल है जिसको किसी एक डी हाइट से नीचे गिराया गया है, ये पूरी हाइट डी होगी। ठीक है, और जब यहाँ से ड्रॉप किया गया तो उसकी वेलोसिटी डी है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो पूरी हाइट है, ये पूरी यहाँ से मतलब ये पूरा प्रोसेस होगी कि अभी यहाँ आएगी, देन यहाँ आएगी, देन यहाँ आएगी और एट लास्ट ग्राउंड को हिट करेगी। इस पूरी प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक इक्वेशन एच टी इज इक्वल टू वी टी माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी। इस इक्वेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, द मार्बल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 48 मीटर विद इन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मार्बल टू हिट द ग्राउंड। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है कि यहाँ से जो है ये जो मैंने बोला था डी डिस्टेंस, ये किसके बराबर हो गया 48 के बराबर हो गया। यानी जो डी की वैल्यू 48 हो गया, इनिशियल हाइट 48 रखी हुई है, वहां से गिराया जा रहा है। जब ऐसे ड्रॉप किया गया तो उसकी स्पीड रखी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना रखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। वो पूछ रहा है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जब एक ग्राउंड पर आ जाएगा तो ये हाइट जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो बन जाएगी 0। ग्राउंड हिट कर चुका है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 थी मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 2t और जो इनिशियल हाइट थी वो हमारी कितनी थी 48। बेटा हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, हम उसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को मल्टीप्लाएंगे, दैट इज 48 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू
96। हमें 10 चाहिए तो 96 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 16 एंड 6, 16 6 96 होता है और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या है 10, वो मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंट 2t² माइनस 16t प्लस 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो बच्चे यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2t कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा t माइनस 8। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर जाएगा t माइनस 8। अब दोनों टर्म में t माइनस 8 और t माइनस 8 आ चुका है, तो हम t माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं। जैसे t माइनस 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दूसरा टर्म 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर t की दो वैल्यू हो सकती है, t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और दूसरा 2 निकालने के लिए t 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो 2t इज इक्वल टू माइनस 6, सो t इज इक्वल टू कितना के बच्चे -3। तो हमारे t के लिए दो वैल्यूज आ चुकी हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आई है t इज इक्वल टू 8 और सेकेंड आई है t इज इक्वल टू -3। अब टाइम कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 8। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 8 सेकेंड दिस बॉल हिट द ग्राउंड, मतलब 8 सेकेंड के बाद ये बॉल क्या करेगी ग्राउंड को क्या कर देगी बच्चे हिट कर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन लो आर द रियल। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जो कि 2x² माइनस 20x प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट रियल है, तो सिंपल सा मतलब है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, उसके अलावा दोनों हो सकती है, 0 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। अब हमारे पास d क्या होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए काम आता है और उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। तो हमें सिंपली करना है क्या है कि यहाँ पर जनरल इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर करना है, abc की वैल्यू फाइंड करनी है और सब्सटीट्यूट कर देना है किसमें डिस्क्रिमिनेंट में b² माइनस 4ac। देखना है क्या है कि अगर d की वैल्यू मतलब उसने बोल ही दिया है कि रियल रूट उसके एग्जिस्ट करते हैं, तो d की वैल्यू तो 0 आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो देखना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द रूट्स विल बी इक्वल। ओके, तो मतलब अब c की क्या वैल्यू पुट करें, किसके रूट्स क्या है 0 आ जाए। तो बेटा यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है b² माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल। ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पर इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं तो उसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन, तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास 2, b की वैल्यू -20 और जो हमारे पास c की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल रहेगी, उसको c ही ले लेते हैं। ठीक है, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन द डिस्क्रिमिनेंट। तो v² मतलब -20 का स्क्वायर -4, यहाँ आपके पास a की वैल्यू 2 है और c हमारे पास एज इट इज कॉपी किया जाएगा इज इक्वल टू 0। बेटा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 -4 इंटू 2 इंटू c इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो -4 इंटू 2 8 हो जाएगा 8c और ये प्लस हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो इक्वल टू -400, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो c मस्ट बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 8। जैसे इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। तो बेटा c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 50 होनी चाहिए अगर हमें जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए इक्वल रूट चाहिए। तो बच्चे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन टू बी ट्रू, शो योर स्टेप्स एंड गिव द वैलिड रीजन। ठीक है बच्चे, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 15 √15 माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना था, एक काम करते हैं इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। सो ये -x हम इक्वल को उस तरफ लिया तो क्या बन जाएगा +x, सो +x इज इक्वल टू आ जाएगा √15 माइनस 2x। नाउ आप क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें या फिर एक काम करें रूट को इस तरफ ले आए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो ये बन जाएगा x² और यहाँ पर स्क्वायर से हमारा ये रूट इस तरह से 15 माइनस 2k का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 15x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो x² इधर माइनस का इधर किसका हो जाएगा +2x और इधर हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब 15 के ऐसे फैक्टर जो कि हमें 2 दे दे तो वो हो जाएगा 5 and 3, इनको मल्टीप्लाई करते तो 15 आ जाएगा, माइनस करते तो जो हमारा मिडिल टर्म है वो हमें मिल जाएगा। सो अब ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी x प्लस 5। अब दो टर्म में ये x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों कॉमन है, सेम है, तो हम इनको दोनों को कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -5 आ गया और एक प्लस 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या चल रहा है, शोन बिलो द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। ओके ठीक है, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k फाइंड टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या बेटा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, बिना k की वैल्यू फाइंड किए हम लोगों को क्या करना है कि विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k फाइंड द टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके दो रूट्स निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो हमें पता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ ग्राफ को रीड करते देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया है -4,0, यानी कि x एक्सिस पर -4 है। d इस तरफ गया है, d इस तरफ गया, तो यानी कि इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी इस वाले पॉइंट की, तो वो हो जाएगी बेटा, इसको मान ले, चलिए इसको अल्फा मान ले और इसको क्या मान ले, बीटा। तो यानी कि यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो -4 माइनस, और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी -4 इस तरफ गया तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, +d। तो ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहाँ, इस वाली इक्वेशन में। तो -4 माइनस डी, -4 प्लस डी इज इक्वल टू है हमारे पास 12। तो इसको सॉल्व करते हैं तो -4 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12। आगे फर्दर सॉल्व करते हुए आपके पास 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब ये इक्वल के उससे हो जाएगा -4, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 16। सो यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। सो हम बोल सकते हैं डी इज इक्वल टू +-2, यानी डी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डी की कुछ भी वैल्यू सकती है, +2 भी -2 भी दोनों ले सकते हैं। तो बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अगर हम डी इज इक्वल टू मानते हैं +2, डी इज इक्वल टू क्या मानते हैं +2, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -4 -2 विच इज इक्वल टू -6, और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -4 +2 विच इज इक्वल टू -2। सेम अगर डी की वैल्यू को -2 मानते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 -2 -4 +2 विच इज इक्वल टू -2, और यदि हम बीटा की वैल्यू निकालते तो -4 + -2 विच इज इक्वल टू -। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 एंड -6। तो बच्चे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या लिखा है, अ क्विल्ट मेकर हैज अ रेक्टेंगुलर क्विल्ट मेजरिंग 12 यूनिट बाय 8 यूनिट। सिंपल सा है कि मतलब उसके पास एक क्विल्ट है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 12 यूनिट और ब्रेथ कितनी दी हुई है 8 यूनिट। नाउ ही वांट्स टू ऐड अ बॉर्डर टू इट एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया हुआ है इसकी ये चारों तरफ यहाँ पे उसने बॉर्डर ऐड किया है, और जो बॉर्डर ऐड किया है उसने जो फैब्रिक यूज किया है उसकी लेंथ कितनी है बच्चे 64 यूनिट स्क्वायर। कितना है 64 यूनिट स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर इफ द ब्रेथ एंड लेंथ आर 2x ऑफ द बॉर्डर एज शोन इन द फिगर फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर द टोटल एरिया एनक्लोज बाय द न्यूक्लियर, मतलब ये पूरा एरिया आ रहा है वो निकालना है हमें। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ हम क्या करते हैं बच्चे एल डैश यानी कि न्यू लेंथ, एल डैश मतलब है हमारे पास न्यू लेंथ। तो बेटा वो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, वो न्यू लेंथ हमारे पास हो जाएगी कितनी 2x इधर इंक्रीज हुआ 2x इधर इंक्रीज हुआ, मतलब 2x + 2x 4x, तो यानी कि 12 जो प्रीवियस यूनिट थी उसमें 4x इंक्रीज हो गया। देन बी डैश कितना हो जाएगा, बी डैश हमारी होगी न्यू लेंथ, वो बच्चे क्या होगी न्यू लेंथ, और हमारी जो न्यू लेंथ हो जाएगी इधर कितना इंक्रीज हुआ है 8, इधर x और इधर, तो वो हो जाएगा 8 + 2x। ठीक है बच्चे, अब एरिया के लिए क्वेश्चन निकालनी है। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वो बच्चे होता है हमारे पास L इंटू बी, और यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारे पास L डैश इंटू बी डैश। ठीक है बच्चे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 12 + 4x मल्टीप्लाई बाय 8 + 2x
इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो बेटा एल डैश यानी कि ये पूरी लेंथ और ये पूरी की पूरी ब्रेथ, जब इसका एरिया निकालते हैं तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये हमें कितना दिया हुआ है, लेंथ 12 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 96, प्लस ये जो एरिया होगा जो बॉर्डर का था वो कितना दिया हुआ 64, तो हमारे पास जो टोटल एरिया हो जाएगा 96 प्लस 64, तो एल डैश इंटू बी डैश जो होगा बेटा यहाँ पर वो हो जाएगा 96 प्लस 64। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 12 का इंटू 8 से होगा तो कितना हो जाएगा 96, 12 मल्टीप्लाई बाई 2x तो 24x, फिर 4x मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 32x, प्लस 4x मल्टीप्लाई बाई 2x विच इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। देन यहाँ x 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा, 64 हमारा एज इट इज रहेगा। देन इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 2 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चे 6, और यहाँ आपका 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 56x प्लस 8x स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 64 को उस तरफ ले माइनस हो जाए तो 8x स्क्वायर प्लस 56x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ आप कॉमन में ले सकते हैं, अदरवाइज यही छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसने बोला था फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द एरिया। तो बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फॉर द एरिया। सेकंड पार्ट लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ द न्यू किल्ट। ठीक है, तो जो हमारा न्यू किल्ट बना हुआ है उसे क्या निकालिए, लेंथ निकालिए। लेंथ निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से फैक्टराइज कर देंगे। तो उससे पहले आप क्या करिए 8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। ठीक है बच्चे, तो ये 8 इधर आके इसका हो जाएगा डिवाइड, 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है 7x माइनस 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर की 7 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा 8 एंड 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, जाएगा x माइनस x प्लस 8, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, फर्दर x प्लस 8 दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं, तो x हमारे पास x प्लस 8 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 1। तो दे हमारे पास दो रूट आ गए। सो चलिए कितने ये 1 यूनिट। तो अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो हमारे पास जो l डैश था वो था कितना 12 प्लस 4x, तो वैल्यू पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा 16 यूनिट x के प्लेस पे। b डैश हमारे पास था 8 प्लस 2x, पुट करेंगे 1 तो 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा 10 यूनिट। तो हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर कि सेकंड वाले का जो हमारा क्विल्ट होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 16 यूनिट होगी और ब्रेथ कितनी होगी 10 यूनिट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है एक बार रीड कर ले। क्या लिखा है, आयुष नीड अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई टू गेट। ओके, जो आयुष है उसने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया है किसको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो क्या है वो इक्वेशन, और क्या मिला उसको y इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अंडर रूट 169 डिवाइड बाय 169 डिवाइड बाय 10। राइट अ क्वाड्रेटिक equation Ayush could have been solving, so your steps। okay, तो हमें क्या करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसको आयुष सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था। तो हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो इसके लिए आया है y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 169। तो बेटा अगर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर हम उससे यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या रहा होगा -7। अगर a की बात करें तो वो रहा होगा, क्योंकि यहाँ कंपेयर करते तो 2a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू कितना रहा होगा बच्चे 5, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपके पास आया है कितना बच्चे 169। सो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो मतलब -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और सी हमें निकालना पड़ेगा 169। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये आपके पास हो जाएगा -20c इज इक्वल टू 169। तो -20c वो हो जाएगा 169 माइनस 49 विच इज इक्वल टू 120 -20c। सो c इज इक्वल टू -6 हमारे पास आया। तो c की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए बच्चे -6। Thus we can say the quadratic equation will be, so a की वैल्यू 5 है तो 5y स्क्वायर माइनस 7x, सॉरी 7y क्योंकि इन टर्म ऑफ y चल रहा है ना, 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे जो हमारा पहला पार्ट था कि राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आयुष कुड हैव बीन सॉल्विंग। तो बच्चे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 5y² माइनस 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करते हैं तो लिखा था गेट, बट आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे गेट 3 गेट 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी गेट 3 गेट 2 लिखा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पर कहीं पर गेट 1 होगा, चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। तो फाइनली इस क्वेश्चन को हमें क्विट करना पड़ेगा और इसमें कुछ मिसप्रिंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। द caretaker of the park is attempting to plant saplings in the form of a square. That is the number of rows of the sapling is the same as the number of column of the sapling. Okay, ठीक है। On arranging the sapling, he found that 24 saplings were still left with him. When he increased the number of rows and number of column by 1 by 1, then he found that he was short of 25 of the saplings. Okay, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क नहीं, सॉरी, स्क्वायर पार्क है। ठीक है, स्क्वायर पार्क है। और जो केयर टेकर है इसका, वो क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कॉलम वो बना रहा है उतने ही नंबर ऑफ रोज भी बनाने का ट्राई कर रहा है, यानी स्क्वायर शेप बनाने का ट्राई कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर उसने नंबर ऑफ सैपलिंग्स जो लगाई थी वो भी एक्स लगाई थी, तो इधर भी कितनी लगाएगा, एक्स, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है ना, तो ना, हाँ, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। ठीक है, तो जब वो क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितनी होगी, यहाँ पर एक्स यहाँ लगा दिया, एक्स इधर, तो टोटल सैपलिंग्स कितनी लग जाएंगी, एक्स स्क्वायर। बट जो उसने उसे ऐसा किया तो उसके पास कितनी एक्स्ट्रा बची है, 24। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या हो गया, नंबर ऑफ सैपलिंग्स हो गया। ठीक है, जो कि उसको लगानी थी। सिमिलरली अब क्या, जब बची है तो उसने क्या किया कि डिसाइड किया कि यहाँ पर भी एक इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक इंक्रीज करता हूँ, यानी कि दोनों तरफ x+1 और x+1। तो नंबर ऑफ सैपलिंग्स अब कितनी होंगी, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x+1 इंटू x+1, यानी कि ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 2x+1। बट यहाँ पर क्या था कि उसको कितनी कम पड़ गई, 25। ठीक है, तो यहाँ 25 माइनस कर दी, तो विच इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। हाँ, 24 इक्वल टू 0 नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स हमारे पास कितनी आ गई, x² प्लस 2x माइनस 24। अब ये जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स हैं और ये जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स दोनों आपस में इक्वल होंगे कि टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स तो उसके पास इतनी ही थी, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो x² प्लस 24 इज इक्वल टू x² 2x माइनस 24। बच्चे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, माइनस 24 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2x। तो बच्चे x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। यानी कि एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर स्टार्टिंग में जो सैपलिंग्स वो लगाने का ट्राई किया था वो 24। अब हमें टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स निकालने हैं, तो 24 का जो स्क्वायर होता है बेटा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स कितने हमारे पास, x² प्लस 24। तो हमारे पास जो 24 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 576 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 600। तो टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स द केयर टेकर हैव वाज 600।